हमारे साथ छात्र युवा एकता मंच के प्रदेश महासचिव राजू मंडल जी मौजूद हैं और ये लगातार चूँकि छात्र से लगातार जुड़े हुए रहे हैं, छात्र क्रांति दल के नेता हैं ये, और लगातार जो है ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ही रहते हैं। क्या कहिएगा, ये जो स्टैंड है नीतीश कुमार जी का, या जो अभी अनाउंसमेंट है ये कि बीपीएससी वाले ही होंगे शिक्षक, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आज जो नई शिक्षा नीति आई है ये अच्छा है, आना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, बहाली अगर लगातार होती रहती है, हर साल बहाली निकलती है, अगर आप उस समय नियम चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो छात्रों को जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब आप 5 साल 10 साल रोक देते हैं वैकेंसी निकालना, उसके बाद एक नया नियम थोप देते हैं उन छात्रों पर कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, और कह रहे हैं कि ये परीक्षा देने के बाद एकदम बढ़िया पढ़ाई होगा। ये हम कैसे मान लें कि बढ़िया पढ़ाई होगा? आप यही नियम 2019 में निकाले रहते, उस समय से छात्र अभ्यर्थी अपना तैयारी करते, पढ़ कर बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालते। जब आप बीपीएससी ही ले रहे हैं तो सीटेट, डीएलएड, ये बीएड क्यों ले रहे हैं आप? सीधा बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए और उसमें जो अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उनको आप नौकरी दे दीजिए। एक छात्र बताइए ना, अपना पूरा जीवन पढ़ते रहेंगे क्या? एक डॉक्टर, एक वकील, एक जो है इंजीनियर, आप उनको देखिए ना, कितना साल वो पढ़ते हैं, 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, उनको नौकरी मिलता है कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या है, 10 साल पढ़ते रहिए, 2 साल डीएड में गंवा दिया, 2 साल डीएलएड बीएड गया, सीटेट की तैयारी हुई, अगर 1-2 नंबर से रह गया तो फिर दूसरा साल सीटेट का देना है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर बीपीएससी। ये बीपीएससी अच्छा है, आप सिर्फ बीपीएससी को लागू कर दीजिए ना, एग्ज़ाम देने से कोई नहीं घबरा रहा है, सब पढ़े हुए अभ्यर्थी है। और स्कूल में जाते होंगे मीडिया लोग, आपके साथी लोग जाते होंगे, वही लोग सवाल का जवाब नहीं देते होंगे जो एक समय नीतीश बाबू ने बोला कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। तो वो शिक्षा व्यवस्था को तो उन्होंने ही बर्बाद किया कि सर्टिफिकेट लाइए आज शिक्षा पाइए। वो सर्टिफिकेट 10वां और इंटर पर जो 10वां पास लोगों को शिक्षा मित्र में बहाल किए हैं, उन्होंने बंटाधार किया है बिहार को। तो एक आदमी के कारण आप लाखों लोगों को परेशान नहीं ना कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी चूँकि पुराने शिक्षक जो भी हैं, जिनको दिया गया कि उस समय जो लोग भर्ती हुए थे 11 महीने 5 साल के लिए, अब उन शिक्षक को जो शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, शिक्षा मित्र को भी अब चूँकि पूर्णतः शिक्षक तो है नहीं वो, अब उनको भी बीपीएससी करना, तो उन लोगों का जैसा कहना है कि अभी मुख्यमंत्री जी जितना पढ़े हुए हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अभी अगर उनको इंजीनियरिंग में बैठा दिया जाए तो पास होंगे? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं होंगे, वो पास होने का सवाल ही नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 10वां का जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें बैठा दीजिए, उसमें पास नहीं होगा, इंजीनियरिंग तो छोड़ दीजिए ना। जो बीपीएससी, जो अभी शिक्षा मंत्री इतना बयान देते हैं कि हम ये है वो प्रोफेसर बने हुए हैं, उनको प्रोफेसर का अभी एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो पास होंगे? कतई नहीं पास होंगे। वो हमेशा गलत बयान देते रहते हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी गीता पर। अरे भाई, शिक्षा मंत्री का काम है बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाना, ना कि आप भगवान राम और फलना ठिकाना को गाली देते रहें और बदनाम करते रहें। ऐसे नहीं होता है। आप एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दीजिए बिहार को, कोई नहीं मना कर रहा है, हम भी नहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा भी बेटा उसी स्कूल में जाएगा और पढ़ेगा। हम भी चाहते हैं कि शिक्षक अच्छा हो, लेकिन आप बताइए कि सीटेट पास कोई बुर्बक हो सकता है शिक्षक क्या? जो सीटेट पूरे केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है कि केंद्र सरकार करवा रही है तो बिहार सरकार को कुछ आ नहीं रहा है। स्टूडेंटों से तो पैसों न लिया जाता है, तो उसमें तो 1000 रुपया लगता है जनरल सबको भरने में, 1000 रुपया लगाओ, कहाँ गया? केंद्र सरकार को गया, बिहार को क्या आया? कुछ नहीं, नथिंग।
तो उन्होंने एक बीपीएससी के माध्यम से ये ला दिया 750 या 650 बीपीएससी का फीस भी लगेगा उसमें, वो तो बिहार सरकार को ही जाएगा ना। मेन मकसद क्या केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने को लेकर के है या और कोई मामला, राजनीतिक मामला लग रहा है, या इसको लटकाने को लेकर के मामला लग रहा है? देखिए, मामला सीधा सीधी इस बहाली को लटकाने का मामला है, ठीक है। रेवेन्यू तो माननीय उप मुख्यमंत्री जब सरकार में आने से पहले वही पटना में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो 2 बजे रात में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था ना, उसमें 2 बजे रात में पटना के डीएम साहब को फ़ोन किए थे ना, हेलो डीएम साहब हम तेजस्वी बोल रहे हैं। तो डीएम साहब ने उनको पहचाना नहीं, फिर बाद में डीएम साहब बोले अच्छा सर प्रणाम सर, प्रणाम सर। आज आप कहाँ हैं जब छात्र आपका सड़क पर है? मुजफ्फरपुर में आंदोलन हो रहा है, पटना में आंदोलन हो रहा है। जिस गुरुजी को शिक्षा के भवन में होना चाहिए वो अपना काम धाम निभा के उसके बाद जो है अपना ड्यूटी निभाने के बाद वो शिक्षक लोग जाते हैं सड़क पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं हम 1,70,000 की बहाली करेंगे, उसमें क्या है कि नया और पुराना दोनों को लिया जा रहा है ना। मान लीजिए उस सीट पर सिर्फ नए लोगों को लीजिएगा बीपीएससी के माध्यम से, तब ना जो शिक्षक उसमें भर्ती है पहले से वह भी पास होंगे, तो आप उसको काउंट कीजिएगा उसी 1,70,000 में। ये कौन सी बहाली है? पटना में आप देखे होइएगा जो पूर्व में बहाली नीतीश कुमार जी किए थे बीजेपी गठबंधन के साथ, फिर तेजस्वी जी के साथ जब गठबंधन हुआ इनके साथ सरकार बनी, फिर उनको प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। भाई जिसकी बहाली पहले हो गया उनको फिर दोबारा प्रमाण पत्र आप देके क्या कर रहे हैं? तो एक बहाली को आप 5 बार गिना रहे हैं। दूसरी बात, जब आप शिक्षा बेहतर तरीके का बनाने का कह रहे हैं, तो जो शिक्षक पहले से उसमें शिक्षक बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या वो फेल हो जाएंगे तो आप उनको हटाएंगे? पहले तो इस पर स्ट्रेंथ क्लियर करना होगा शिक्षा मंत्री को कि आप जो शिक्षक फेल कर जाएंगे, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी हो, वो फेल होंगे तो उनको हटाइएगा। जब नहीं हटाइएगा तो फिर आपकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे हो जाएगी? कैसे हम मान ले वो शिक्षक दोबारा पढ़ाएंगे उसी स्कूल में, उसी बच्चे को पढ़ाते रहेंगे, फिर तो वही रमक कठोला न रह जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर ये स्टैंड ले भी रहे हैं, ठीक है बीपीएससी का एग्जाम लीजिए, लेकिन क्या जो शिक्षक अभी जो बहाल हैं अगर वो शिक्षा में या इस एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो उनके ऊपर स्टैंड क्लियर कीजिए कि उनको हटाइएगा कि रखिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले उनके ऊपर क्लियर कीजिए कि आप उसको रखिएगा कि हटाइएगा। जैसे ही ये चर्चा का विषय बनेगा तो अभी जो शिक्षक आंदोलन में लड़ रहे हैं, लग रहा है तो पूरा रोड भर जाएगा। बिल्कुल, अभी हम तो कई बार कहा है हमने कि अभी शिक्षक लोग जा रहे हैं और कुछ शिक्षक लोग जा रहे हैं, बहुत शिक्षक लोग नहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षक लोग जब जाना स्टार्ट कर देंगे या उनके घर परिवार के लोग 4 आदमी 5 आदमी एक परिवार में होता है, वो लोग भी जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा, बिहार का क्या हाल रहेगा? ये मंत्री जी को दिखना चाहिए, मंत्री जी को सोचना चाहिए, इस पर गहन विचार करना चाहिए कि भाई जब शिक्षक ही हमारे सड़क पर रहेंगे तो हमारा बिहार का क्या होगा, हमारे बिहार के बच्चों का क्या होगा? शिक्षा मंत्री को तो अविलंब हटा देना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री जातिवाद की बात करे, हमारे पवित्र ग्रंथों पर सवाल उठाने लगे, वैसे शिक्षा मंत्री को बिहार सरकार में रहने की ज़रूरत कहाँ है? कैसे रखे हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री में माने जाते हैं, वो जातिवाद वगैरह की धारा में नहीं बहते हैं। सभी हमने तो देखा है, आप देखिए ना, ये अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष है बिहार, जगदानंद बाबू, उनके उनके जो लड़का है वो गलत बयान दिए थे, हटाना पड़ा ना उनको हटा दिए ना। लेकिन शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अभी शिक्षा नीति को लेकर के लगातार नीतीश जी अपना स्टैंड बदलते जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है शिक्षक लोग मानेंगे या सरकार को मानना पड़ेगा? देखिए, कोई शिक्षक मानने को तैयार नहीं है, और उसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जा रहा है, और पूर्ण संशोधन का उसमें शिक्षा जगत की ओर से मांग किया जा रहा है, शिक्षकों की ओर से मांग किया जा रहा है। उसमें बहुत खामियां हैं। आप मान लीजिए कोई संविधान बनाते हैं तो आप शिक्षकों के जो प्रमुख हैं उन लोगों से बात करते, किसमें हम ये डाल रहे हैं, कहाँ तक सही है, या आप अपने विधानसभा में चर्चा करवाते, पक्ष विपक्ष सब एग्री होता। अगर अच्छा चीज़ है, जैसे इन्होंने लागू किया था शराबबंदी, तो विपक्ष वाला भी तो सहयोग किए थे ना
कि हाँ ठीक है, शराबबंदी बहुत अच्छा चीज़ है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन इस चीज़ को बीपीएससी जब लागू किए तो काहे नहीं सदन में इसकी चर्चा हुई? चुपचाप से अपना ही कर दिए, एकदम कर दिए तो कर दिए। आप लक्ष्मण बाण आपका नहीं ना है, तीर खींच दिए तो खींच दिए। मनुष्य है हम भी, आप भी, गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होगी। अगर कुछ गलतियां हुई है तो आप एक बार एक शब्द कह दीजिए कि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं लेंगे। पहले से जो ट्रेंड टीचर है, सीटेट स्टेट पास है, उनको हम ले रहे हैं, और नए सिरे से अब से 2023 से जो पास होंगे उन लोगों को हम लेंगे बीपीएससी के माध्यम से। तो ये सार्थक बात है। बीएड वाले जो एडमिशन करा लिए उनको नहीं देने जा रहे हैं उसमें प्रवेश। जो सीटेट पास हैं और उनका बीएड फाइनल नहीं हुआ है, डीएलएड फाइनल नहीं हुआ है, उनको उसमें मान्यता दे रहे हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वही 2023 का जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है सीटेट का, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं भाई। जब आप, उनका भी तो सेशन पूरा नहीं है, बीएड पूरा नहीं है, तो वो भी तो आधे अधूरा है। तो अभी जो फॉर्म भरा गया है सीटेट का और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको भी आप मौका दे दीजिए। एक जगह पे आप दो तरीक़े का नियम नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है? दो तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ और हम दिखाएंगे कि शिक्षक नियुक्ति पर तेजस्वी जी का जो वक्तव्य था सरकार से पहले, वो उन्होंने क्या कहा? शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राकरण ठीक है टालनी नीतीश जी की। देखिए ये एक ट्वीट दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का है ट्वीट ये, और ये उस समय का है जिस समय ये सरकार में नहीं थे। शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया को इन प्रकरण टालना नीतीश जी की दोषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। हाँ, हमने अपने प्रमाण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन का संकल्प लिया था, और साथ ही साथ रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प किया था। ये उस समय का है जिस समय ये इलेक्शन में अपना कैंपेन कर रहे थे, और वह भाषण दिए थे कि वास्तव में इस प्रकार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पहली बार में सारा प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। युवा नीति ये तेजस्वी जी को बहुत मानता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने शिक्षक थे जो उस समय चुनाव हुआ था, उस समय शिक्षक लोग पूरा ताकत लगा दिए थे और तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए, और तब जाके ना बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उस समय बने थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव जी भूल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए कि जब हमारे साथ युवा है, और एक चीज़ जान लीजिए, युवा जिसके साथ जाएगी उसी की सरकार बनेगी। अगर गलत तरीके से युवाओं को ठगा गया तो फिर तो भैया 2024 है, 2025 है, बताएगा ना। छात्र तो अपना हक के लिए लड़ेगा ना, उस दिन भी लड़ेगा, आज भी सड़क पर है, उस दिन भी सड़क पर रहेगा कि हमारे साथ जो छलावा किया है ना उनको वोट ना दिया जाए। फिर उस दिन क्या होगा? देखिए, ये जो हम दर्द दिखा रहे हैं, ये एक छात्र युवा एकता मंच के, हाँ, इतना है कि मंच के ये प्रदेश महासचिव है ये। लेकिन अभी जो कह रहे हैं ये केवल प्रदेश महासचिव के नाते नहीं कह रहे हैं, ये इनके अंदर का भी है कि आखिर इतना पढ़ने के बाद भी अब फिर बीपीएससी में धकेला जा रहा है। अभी तक बेरोजगारी झेलिए रहे हैं, अब पुनः बेरोजगारी में धकेलने का एक और नया षड्यंत्र है ये, कि हमारे पास भाई 2023 में बहाली होगी ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि 2023 में हम बहाल कर देंगे, होना नहीं है। आप लिख लीजिए हमसे कि 2023 में बहाली नहीं होगी तो नहीं होगी, 2024-25 तक खींचेगा, इलेक्शन तक, बिल्कुल। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। आप खींच के ले जाइए कितनों, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा। शिक्षक लोग वोट नहीं करेंगे। एक शिक्षक के घर में आप सोचिए ना 5 से 10 वोट हैं। अब जो काउंट करते रहिए कि कितना आपको वोट खराब हो रहा है। अरे क्या 2025 नीतीश कुमार के लिए इस स्टैंड को लेकर के क्या मुसीबत खड़ी करने वाली है? बिल्कुल। अगर शिक्षकों को रुलाएंगे तो फिर उनको भी तो रोना पड़ेगा ना, वोट नहीं आएगा उनको, फिर तो लोग बहिष्कार करेगा। ये लगातार हालांकि शिक्षक के द्वारा
अभी जब जनगणना चल रहा था तमाम शिक्षक ने उसका विरोध करते हुए जनगणना बंद कर दिया था। जनगणना करना बंद कर दिया। आधा जनगणना होने के बाद वो काम, चूंकि 2 फेज तो हो गया था, 2 फेज का ट्रेनिंग भी हो गया, पहला फेज कंप्लीट, दूसरा फेज का ट्रेनिंग हो गया, वो भी बाधित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हुआ था। नहीं, बाद में बंद हुआ सुप्रीम कोर्ट के। इससे पहले वो लोग, कुछ शिक्षक लोग नहीं करना चाह रहे थे कि भाई इस तरीके से होगा तो हम जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन जनगणना तो एक अलग मामला था। लेकिन उस समय बीपीएससी का ये जो एसेंस था वो क्लियर नहीं था, इसलिए लोग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे बीपीएससी का आ रहा है, बाद परीक्षा का भी डेट आ गया है, परीक्षा भी होगा, तो उसके बाद लोग नाराज़ हो रहे हैं। नीतीश जी को समझना चाहिए, हम आग्रह भी करते हैं कि आप इस पर सोचिए, विचारिए और तेजस्वी जी, नीतीश जी कोई नया फैसला लीजिए कि भाई शिक्षक अब तक जो पास है उनको हम बहाली कर दें। उसके बाद बीपीएससी लगाना है तो आप डीएलएड बीएड हटा दीजिए ना। जिसका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता है, आप सोचिए ना, उनको 1.5 लाख रुपया लगता है और फिर आने जाने का जो खर्च है वो होता है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया एक बच्चा पर पड़ता है। एक गरीब परिवार का बच्चा ही शिक्षक में जाता है, आप ये जान लीजिए। एक सेना है और दूसरा शिक्षक है, ये दो जो है इसमें गरीब लोग के बच्चा जाते हैं। आज उस गरीब लोग मर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएं जब नौकरी नहीं मिल रही है। ज्ञान के लिए लोग कहेंगे ज्ञान के लिए पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ज्ञान के लिए मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन कर के बैठे हुए। हम भी आज ग्रेजुएशन करके देखिए ना, भटक रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। तो आखिर तमाम अभी नौकरी को लेकर के करें, नौकरी की बात अगर करें तो लगातार पहले तो वैकेंसी नहीं और आ भी रही है। इतना पेच उसमें फंसाया जाता है कि इसको लेकर खींच के ले जाएंगे इलेक्शन तक। इलेक्शन जैसे समाप्त होगा फिर प्रोसेस में आ जाइए, यही चल रहा है कि एक आम का पेड़ अगर तार बन जाए तो क्या खा पाइएगा उसको तोड़ के? नहीं ना। वही चीज़ है, आम को तार बनाया जा रहा है। भाई आम को आम का पेड़ रहने दीजिए ना, सुविधाजनक लोग खा पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी वाले शिक्षक चले जाएंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना है तो शिक्षकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा। जो उनका भवन है, बैठने की व्यवस्था है, हम कई स्कूलों में गए, आज डेस्क और टेबल नहीं है, वहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा? तिरपाल बिछा करके स्कूल चल रहा है, गाछी के पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था देंगे? पहले तो उसको बदलने की ज़रूरत है। जो गाछी के नीचे पढ़ाई हो रही है, भवन नहीं है, भवन के एडमिशन होता है 1700, 1800, 2000 और भवन है एक भी नहीं, सिर्फ कार्यालय है। आप सोचिए उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? सिर्फ सर्टिफिकेट देने वाला केंद्र बन चुका है बिहार। आप आए दिन देखते होइएगा ना, मामला आता रहता है। तो कई स्कूलों की अगर बात करें तो उसको हाई स्कूल का मान्यता मिल गया। न तो वहाँ शिक्षक मिलेगा, न रूम मिलेगा, न बैठने का व्यवस्था मिलेगा, न वहाँ टीचर तो है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ फॉर्म धरले से भरा रहा है कि 10th का फॉर्म भर करके 9th का 10th का फॉर्म भर के एग्जाम। और कई स्कूल ऐसा है जिसको +2 की डिग्री मिल गई, जिसमें 10वीं का मास्टर नहीं था, लेकिन अब उसको +2 की डिग्री मिल गई। अब ऐसे में हम अपने बिहार के भविष्य को कहाँ देखें और कैसे देखें? और वास्तव में इस प्रकार नेता का लगातार बयान और भर्ती को लेकर के प्रक्रिया कितना जटिल होता जा रहा है, जिसको लेकर के आज युवा परेशान है। और हमारे साथ छात्र युवा एकता मंच के प्रदेश महासचिव राजू मंडल जी मौजूद हैं और ये लगातार बड़ी बेबाकी से तमाम, ये केवल इनका दर्द नहीं था, तमाम युवाओं का दर्द है। देखिए एक और है कि छात्र तो अपना भाई बात रखने के लिए प्रदर्शन कर सकता है ना, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपने लिए लड़ सकते हैं, स्वतंत्र है, अपनी आप बातों को आप आज़ादी से रख सकते हैं विदाउट कोई उग्र किए हुए। शिक्षक पर एक और नया नियम थोप दिया गया है कि जो धरना प्रदर्शन करेगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तानाशाही रवैया बिहार के कानून व्यवस्था में ये कब से आ गया भाई? हम लोग चाइना में रह रहे हैं कि बिहार में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं ना, चाइना में तो हम लोग हैं नहीं। तो ये चाइना वाला व्यवस्था बिहार में लागू हो रहा है कि आप ये कीजिएगा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको हटा देंगे शिक्षक से। ये डराया जा रहा है कि लोग सड़क पर नहीं जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने को है। शिक्षक भी जा रहे हैं, अपनी बातों को बेबाकी से आराम से रख रहे हैं, कोई उग्र नहीं हो रहा है। कई लोग बोला उग्र करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, उग्र नहीं करना है। अपनी बातों को एकदम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। और सरकार नीतीश कुमार जी को मैं जितना जान रहा हूं कि वो अंतोगत्वा इस बात को, शिक्षकों की बात को मानेंगे और एक कुछ नया इसमें देखने को मिल सकता है।
जी देखिए, तमाम युवाओं को उम्मीद है कि वास्तव में नीतीश कुमार देर और दुरुस्त इन बातों को समझेंगे और युवाओं के दर्द को समझेंगे और वास्तव में जो स्टैंड पहले था उसी स्टैंड पर रहेंगे। बदलना है, आगे से आप बदलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं किसी विद्यार्थी को, लेकिन अभी वर्तमान में अचानक स्टैंड आप लेकर के आ गए हैं, ये कहीं से युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए उचित नहीं लग रहा है। फिलहाल तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से राजू मंडल जी से हमारी बात हो रही थी। फिलहाल राजू मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। इस प्रकार का आपने बेरी बेबाकी से आवाज़ उठाया और तमाम युवाओं के दिल की बात आपने रखा, जो आज तमाम युवा इस दर्द को झेल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।